हैट्रिक कहेंगे इससे पहले तो, कि बाजार में लगातार तीसरा दिन जबकि खरीदारी देखने को मिली और जो मूड माहौल है वो बेहतर साइड पर रहा। फ्रंट लाइन इंडेक्स में तेजी थी, निफ्टी बैंक ने आज पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप भी तेजी में रहे। निफ्टी बैंक हालांकि बंद आधा % ऊपर हुआ, लेकिन एक समय में यहाँ पे खरीदारी का जो रुझान था थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। निफ्टी ने 17,100 के ऊपर कामकाज भी किया, हालांकि क्लोजिंग तक आते आते 17,072 के स्तरों पर क्लोजिंग दी, लेकिन जो मूव है वो मार्केट का तेजी की साइड ही बनता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रॉडर बेस बाइंग थी, मिड कैप तेजी में थे, स्मॉल कैप तेजी में थे, आईटी में खरीदारी थी। फर्स्ट हाफ में आईटी परफॉर्म कर रहा था, सेकंड हाफ में मिड कैप आईटी तेज था, लेकिन वहां पर निफ्टी बैंक ने सपोर्ट दिया। इसके अलावा आज मेटल को छोड़ दे तो रियल एस्टेट में तेजी थी, पीएसयू बास्केट में तेजी थी, पीएसयू बैंक्स में तेजी थी। तो आज अलग अलग सब सेक्टर चल रहे थे और सब में ही थोड़े थोड़े शेयर चल रहे थे, सारे शेयरों में मूव नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी मूड माहौल बेहतर साइड पर था और लगातार तीसरा दिन जबकि भारतीय बाजारों में खरीदारी का रुझान जो था वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो वो कहां देखने को मिले? देखिए, पहले निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें आज सरकारी कंपनियों का दबदबा रहा, जिसमें पावर ग्रिड लीड कर रहा था करीब 3.5% ऊपर, ओएनजीसी 2.5% ऊपर, आईओसी 3% ऊपर और आज आईटीसी करीब 2.5% की तेजी यहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आज डीवी स्लैब 2% नीचे रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% नीचे रहा, भारतीय एयरटेल 1% नीचे और सन फार्मा में भी करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में चोलामंडलम फाइनेंस में खरीदारी थी 6.5% की, बायोकॉन 4% चढ़ा, मुथूट फाइनेंस 3.5% चढ़ा और ग्लैंड फार्मा रफली 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में बजाज होल्डिंग 2% नीचे रहा, एल&टी इन्फोटेक में 1.5% की बिकवाली, सेल 1% टूटा और यस बैंक में भी करीब 0.5% की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में लीड कर रहा था आज फर्स्ट सॉल्यूशंस 10% की जोरदार तेजी, बिरला सॉफ्ट लगातार दूसरा दिन जबकि 5.5-6% का उछाल, चोलामंडलम फाइनेंस 6.5% चढ़ा और ग्रैन्यूल्स करीब 3.5% की एक शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफ&ओ में गिरने वाले में शेयरों में था जी एंटरटेनमेंट 3% की बिकवाली, डीवी स्लैब 2% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील और मेट्रोपोलिस करीब 1.5% बिकवाली यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज बैंकिंग शेयरों में खरीदारी थी, बंधन बैंक 2.5% ऊपर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% ऊपर, पीएनबी, आरबीएल कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और इसी के साथ साथ पीएसयू बैंकिंग बास्केट को भी लेकर आइए, जहां पे इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा सब में 1.5 से लेकर 2.5% तक की बढ़त बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू में आज पावर ग्रिड लीड कर रहा था, बीएल में खरीदारी थी, ओएनजीसी तेजी में था, एनबीसीसी करीब 2% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और आखिरी में रियल स्टेट जहां पे फिनिक्स लीड कर रहा था 6% की तेजी के साथ, मैक्रोटेक, प्रेस्टीज, ओबरॉय कुछ और ऐसे नाम जहां पर 2 से लेकर 6% तक का मूव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो बढ़िया मोमेंटम सेट हुआ है और बैंक्स, रियल्टी, सेलेक्टिव आईटी तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रियल्टी मेटल्स में हमने काफी अच्छा एक्शन देखा, आईटी में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के सत्र में देखा गया। शुक्रिया सुमित, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। हमारे साथ विलियम ओनील के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी मौजूद है। मयूरेश, कैसा लग रहा है यहाँ से बाजार? मतलब ओमिक्रॉन की चिंता तो अभी कम नहीं हुई है, बाकी पिछले 3 दिनों में ऐसा कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी रौनक जरूर लौटी है मार्केट में। ये टिकती हुई दिख रही है या फिर सिर्फ छलावा है? गुड इवनिंग दीपाली जी। नहीं, आई थिंक 2 चीजों में मैं बांटना चाहता हूँ बाजार को। पहला, आई थिंक जो आपने राइटफुली कहा, जो कंसर्न्स है वो वेरिएंट के लिए हो, जो आरबीआई ने भी अपने रिपोर्ट में दर्शाया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, इसमें थोड़ा आई थिंक एक सॉफ्टनेस दिख सकता है ये तिमाही में, अगले तिमाही में। और सप्लाई रिलेटेड इश्यूज यानी सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से शायद थोड़े जीडीपी के आंकड़ों में ग्लोबल लेवल पे एक नरमाड़ दिखे ये तिमाही और अगले तिमाही में। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो निफ्टी की मूव है पिछले 2-3 दिनों में, आई थिंक वो सराहनीय है फ्रॉम द लोज दैट वी हैड। बट ये भी देखना चाहिए कि वॉल्यूम एक्टिविटी थमती जा रही है, क्योंकि काफी एफआईआईज अभी छुट्टी पे जाएंगे क्रिसमस के लिए। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड शायद निफ्टी में रह सकता है, बट ब्रॉडर मार्केट्स में मुझे लगता है अच्छी खासी आई थिंक एक रौनक रहनी चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ डीआई एक्टिविटी इंप्रूविंग और जो एनएवी एडजस्टमेंट होते हैं टिपिकली ईयर एंड पे। तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट शुड डू वेल, बट ब्रॉडर यानी मेन इंडेक्स के लिए विच इज ईदर द निफ्टी और द सेंसेक्स शायद रेंज बाउंड ट्रेड। तो फिर ये बताइए, ऐसे में नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज आप सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को या वेट करने की सलाह दे रहे हैं? नहीं दीपाली जी, हमारी रणनीति है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में जितनी भी आई थिंक एक मैक्रो डेवलपमेंट्स है वो मार्केट पचाते जाएगा। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तीसरी तिमाही के नतीजे 1st वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और बजट सत्र जो 1 फरवरी को बजट आएगा,
उसके लिए आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन बांध के चलेंगे वहां पे आई थिंक एक अच्छा खासा सेक्टर स्पेसिफिक ध्यान रहेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, जो गवर्नमेंट साइड से स्पेंडिंग आएगी, डिफेंस एज अ सेक्टर जहां पे अच्छी खासी स्पेंडिंग आ सकती है गवर्नमेंट साइड से, और जो चाइना प्लस वन थीम्स है सिलेक्टिवली, अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, और जो एक इन्फ्लेशन हेज की तरफ से खड़ा होता है, जो आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया आज परफॉर्म कर चुका है, मुझे लगता है वहां से भी अर्निंग्स का जो तड़का है वो कंटिन्यू होना चाहिए। और इन्फ्लेशन के जो रिस्क है ग्लोबल मार्केट्स को, वो आईटी सेक्टर बखूबी आई थिंक हेज के तौर पे आई थिंक खरा उतर आता है। तो आई थिंक थोड़ा सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक उलझन रखना पड़ेगा, बट मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते में आई थिंक एज थिंग्स अनफोल्ड और मैक्रो डेवलपमेंट जैसे मार्केट डिक्टेट करेगा, बेहतरीन मौके मार्केट में आएंगे फॉर लॉन्ग साइड ऑन दीज इन दीज सेक्टर। शुक्रिया मयूरेश आपका ये राय देने के लिए, मार्केट्स पर क्विक कमेंट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए फोकस करेंगे ओमिक्रॉन पर और वहां से जुड़ी अपडेट्स पर। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 236 हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री आज एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। दीपाली नंदा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो इस मीटिंग पर ही फोकस करते हैं और उसके बाद ओवरऑल अपडेट समझेंगे दीपाली नंदा से। दीपाली, आज का एजेंडा क्या है? इस हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन शामिल होने वाला है? क्या डिटेल्स है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोविड की सिचुएशन पर हमने देखा था कि नजर रखे हुए थे, वो मीटिंग्स भी कर रहे थे। लेकिन अगर ओमिक्रॉन के खतरे की बात करें तो आज की जो बैठक है शाम को 6:30 बजे शुरू होनी है और ये पहली बैठक कहा जाएगा जिस पर मुख्य तौर पर ओमिक्रॉन पर ही चर्चा की जाएगी, क्योंकि इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि इस नए वेरिएंट से कैसे निपटा जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे, नीति आयोग के अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे, कुछ विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। एक तरफ सभी राज्यों में किस तरह की स्थिति है इसका जायजा मंत्रालयों की तरफ से दिया जाएगा और वहीं विशेषज्ञों से प्रधानमंत्री सलाह मशवरा करेंगे कि इस वक्त किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं पूरी तरह से जो फोकस रहेगा वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने पर रहेगा। लगातार राज्यों से जो डिमांड्स आ रही हैं, केंद्र सरकार उस पर किसी भी तरह की कोई कसर ना छोड़े, वो डिमांड्स पूरी की जाए, इस पर चर्चा की जा सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि इस अहम समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश राज्यों के लिए कुछ खास दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा आज केंद्र ने राज्यों को नए सिरे से भी निर्देश भेजे हैं। क्या खास कहा गया है राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा? देखिए, जब से ओमिक्रॉन के नंबर्स बढ़ रहे हैं लगातार केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों से बातचीत की जा रही है और जो रीसेंट निर्देश जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, उसमें मुख्य तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस तरह से त्योहार है, क्रिसमस है, नए साल का मौका है, तो हर एक राज्य अपने स्तर पर सुनिश्चित करे कि इस मौके पर किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ओमिक्रॉन और कोविड के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए और उसमें अलग से क्लस्टर बनाया जाए और जितनी भी सख्ती की जरूरत है वहां पर किया जाए। इसके अलावा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो आईसीयू बेड्स हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, इन सबको कंप्लीट करने के निर्देश आज एक बार फिर से केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को दिए गए हैं। तो अभी आज केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह मीटिंग की है और पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शाम को बैठक में दी जाएगी। ठीक है, तो ये है ओवरऑल अपडेट। सावधान रहने की जरूरत है और जो जो अपडेट्स यहाँ पर आ रही हैं, नाइट कर्फ्यू लगाने से लेकर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ओमिक्रॉन कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकता है और इसके लिए हम कितने तैयार हैं। इसी पर एक बड़ी बहस आज हम करेंगे आवाज अड्डा में शाम 5:57 पर। और नए साल से कारोबारियों पर जीएसटी कानून के तहत सख्त नियमों की गाज गिरने वाली है। अब कारोबारियों के लिए ना सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना मुश्किल होगा, बल्कि अगर रिटर्न भरने में चूक हुई तो टैक्स अधिकारी रिकवरी के लिए आपके दरवाजे पर धमक सकते हैं। यही नहीं, टैक्स अधिकारी के गलत असेसमेंट को चुनौती देने के लिए पहले 25% पेनल्टी एडवांस में जमा करनी होगी। पहली जनवरी से लागू हो रहे जीएसटी के 3 सख्त कानूनों की वजह से छोटे कारोबारियों की नींद उड़ गई है। हालांकि सरकार नए नियमों को जीएसटी चोरी और फर्जी बिलों पर नकेल कसने के मकसद से ला रही है। इसका ऐलान इसी साल बजट में किया गया था, लेकिन एमएसएमई कारोबारियों का कहना है कि नए कानून से परेशानी तो बढ़ेगी ही,
भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। आपसे अगर कुछ भी रिटर्न फाइल करते हुए कुछ भी गलती हो जाती है, फॉर एग्जांपल 1000 की जगह आपसे 1 0 और प्रेस हो गया, वो 10,000 हो जाता है, तो उसको करेक्ट करने का प्रोविजन नहीं है। और उस केस में होगा ये कि और एक क्लॉज ये भी है कि गवर्नमेंट हमारे पास रिकवरी एजेंट भेजकर उसकी रिकवरी करा सकती है, जो कि विच इज़ वेरी रॉन्ग लीगली ऑल्सो एंड मॉरली ऑल्सो एंड इन एवरी सेंस ऑफ द लाइफ, कि आप हमें करेक्ट करने का अपनी गलती को मौका नहीं दे रहे हैं और उसके लिए एजेंट भेज रहे हैं, जो कि अगेन इसको आप करप्शन को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, बिकॉज वो आएंगे और हमसे फिर सेटलमेंट करेंगे कि नहीं आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, जो कि जनरली होता है आज तक। जो 1 जनवरी से रूल लागू होने जा रहे हैं उसमें ये दिया जा रहा है कि आप अपील के लिए 25% जमा देना होगा, जबकि 10% का इसमें प्रोविजन था पहले, तो वो उसको कम किया जाए। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर परचेजर अगर सेल करने वाला डिफॉल्टर होता है तो उसका खामियाजा परचेजर क्यों भुगते, तो इसके लिए भी सरकार सोचे, आर्थिक बोझ कम डाले। अभी जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर सेलर ने अपने मासिक रिटर्न में सेल डिटेल्स नहीं डाला तो बायर का इनपुट टैक्स क्रेडिट रुक जाएगा। दूसरा, GSTR 1 और 3B में गड़बड़ी होने पर बिना नोटिस अधिकारियों को रिकवरी करने का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही अगर कारोबारी को टैक्स अधिकारी के गलत असेसमेंट को चुनौती देनी है तो सबसे पहले 25% पेनाल्टी की रकम विभाग में जमा करानी होगी। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक कानून नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मान लीजिए MSME ने किसी बड़ी कंपनी को 100 रुपये प्लस 18 रुपये की चीज बेची है, तो सामने वाली पार्टी को क्रेडिट जब दिखेगा तभी वो 18 रुपये देगी। तो इसकी वजह से जो उनका 18 रुपये का पेमेंट है, बड़ी पार्टी 100 रुपये तो आपको दे देगी MSME को, लेकिन जो 18 रुपये है उसको वो रोक कर चलेगी और कहेंगी कि साहब जब आपकी रिटर्न भर जाएगी, जो कि आप क्वार्टरली भरते हो, तो जब आप टैक्स पे कर दोगे तभी मैं आपके 18 रुपये आपको दूंगा। तो इससे कैश फ्लोज का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है MSME सेक्टर को। नए कानून से क्वार्टरली रिटर्न भरने वाले छोटे कारोबारियों की दिक्कतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हर महीने रिटर्न भरना जरूरी होगा। वहीं रिटर्न में एक बार गड़बड़ी हो गई तो सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। कारोबारी सरकार और GST काउंसिल से नियमों पर पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। और इसी के साथ रुकने एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें। आप देखते रहिए आवाज समाचार। तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 102 रुपीस पर स्क्वायर फुट। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 हैट्रिक कहेंगे इससे पहले तो कि बाजार में लगातार तीसरा दिन जबकि खरीदारी देखने को मिली और जो मूड माहौल है वो बेहतर साइड पर रहा। फ्रंट लाइन इंडेक्स में तेजी थी। निफ्टी बैंक ने आज पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप भी तेजी में रहे। निफ्टी बैंक हालांकि बंद 0.5% ऊपर हुआ, लेकिन एक समय में यहाँ पे खरीदारी का जो रुझान था थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। निफ्टी ने 17,100 के ऊपर कामकाज भी किया। हालांकि क्लोजिंग तक आते आते 17,072 के स्तरों पर क्लोजिंग दी, लेकिन जो मूव है वो मार्केट का तेजी की साइड ही बनता हुआ दिखाई पड़ा। ब्रॉडर बेस्ड बाइंग थी। मिड कैप तेजी में थे, स्मॉल कैप तेजी में थे, आईटी में खरीदारी थी। फर्स्ट हाफ में आईटी परफॉर्म कर रहा था, सेकंड हाफ में मिड कैप आईटी तेज था, लेकिन वहां पर निफ्टी बैंक ने सपोर्ट दिया। इसके अलावा आज मेटल को छोड़ दे तो रियल एस्टेट में तेजी थी, पीएसयू बास्केट में तेजी थी, पीएसयू बैंक्स में तेजी थी। तो आज अलग अलग सब सेक्टर चल रहे थे और सब में ही थोड़े थोड़े शेयर चल रहे थे। सारे शेयरों में मूव नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी मूड माहौल बेहतर साइड पर था और लगातार तीसरा दिन जबकि भारतीय बाजारों में खरीदारी का रुझान जो था वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ा। अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखें तो वो कहां देखने को मिले?
देखिए, पहले निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें आज सरकारी कंपनियों का दबदबा रहा, जिसमें पावर ग्रिड लीड कर रहा था करीब 3.5% ऊपर, ओएनजीसी 0.5% ऊपर, आईओसी 3% ऊपर और आज आईटीसी करीब 2.5% की तेजी यहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी लूजर्स में आज डीवी स्लैब 2% नीचे रहा, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% नीचे रहा, भारतीय एयरटेल 1% नीचे और सन फार्मा में भी करीब 0.5% के आसपास की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में चोलामंडलम फाइनेंस में खरीदारी थी 6.5% की, बायोकॉन 4% चढ़ा, मुथूट फाइनेंस 3.5% चढ़ा और ग्लैंड फार्मा रफली 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में बजाज होल्डिंग 2% नीचे रहा, एल&टी इन्फोटेक में 1.5% की बिकवाली, सेल 1% टूटा और यस बैंक में भी करीब 0.5% की बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में लीड कर रहा था आज फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस 10% की जोरदार तेजी, बिरला सॉफ्ट लगातार दूसरा दिन जबकि 5.5-6% का उछाल, चोलामंडलम फाइनेंस 6.5% चढ़ा और ग्रैन्यूल्स करीब 3.5% की एक शानदार तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफ&ओ में गिरने वाले में शेयरों में था जी एंटरटेनमेंट 3% की बिकवाली, डीवी स्लैब 2% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील और मेट्रोपोलिस करीब 1.5% की बिकवाली यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज बैंकिंग शेयरों में खरीदारी थी, बंधन बैंक 2.5% ऊपर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2% ऊपर, पीएनबी, आरबीएल कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। और इसी के साथ साथ पीएसयू बैंकिंग बास्केट को भी लेकर आइए, जहां पे इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा सब में 1.5 से लेकर 2.5% तक की बढ़त बनते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू में आज पावर ग्रिड लीड कर रहा था, बीएल में खरीदारी थी, ओएनजीसी तेजी में था, एनबीसीसी करीब 2% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और आखिरी में रियल स्टेट जहां पे फिनिक्स लीड कर रहा था 6% की तेजी के साथ, मैक्रोटेक, प्रेस्टीज, ओबरॉय कुछ और ऐसे नाम जहां पर 2 से लेकर 6% तक का मूव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो बढ़िया मोमेंटम सेट हुआ है और बैंक्स, रियल्टी, सेलेक्टिव आईटी तेजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो रियल्टी मेटल्स में हमने काफी अच्छा एक्शन देखा, आईटी में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज के सत्र में देखा गया। शुक्रिया सुमित, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। हमारे साथ विलियम ओनील के हेड इक्विटी रिसर्च मयूरेश जोशी मौजूद है। मयूरेश, कैसा लग रहा है यहाँ से बाजार? मतलब ओमिक्रॉन की चिंता तो अभी कम नहीं हुई है, बाकी पिछले 3 दिनों में ऐसा कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी रौनक जरूर लौटी है मार्केट में। ये टिकती हुई दिख रही है या फिर सिर्फ छलावा है? गुड इवनिंग दीपाली जी। नहीं, आई थिंक 2 चीजों में मैं बांटना चाहता हूँ बाजार को। पहला, आई थिंक जो आपने राइटफुली कहा, जो कंसर्न्स है वो वेरिएंट के लिए हो, जो आरबीआई ने भी अपने रिपोर्ट में दर्शाया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, इसमें थोड़ा आई थिंक एक सॉफ्टनेस दिख सकता है ये तिमाही में, अगले तिमाही में। और सप्लाई रिलेटेड इश्यूज यानी सप्लाई कंस्ट्रेंट की वजह से शायद थोड़े जीडीपी के आंकड़ों में ग्लोबल लेवल पे एक नरमाड़ दिखे ये तिमाही और अगले तिमाही में। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो निफ्टी की मूव है पिछले 2-3 दिनों में, आई थिंक वो सराहनीय है फ्रॉम द लोज दैट वी हैड। बट ये भी देखना चाहिए कि वॉल्यूम एक्टिविटी थमती जा रही है, क्योंकि काफी एफआईआईज अभी छुट्टी पे जाएंगे क्रिसमस के लिए। तो मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड ट्रेड शायद निफ्टी में रह सकता है, बट ब्रॉडर मार्केट्स में मुझे लगता है अच्छी खासी आई थिंक एक रौनक रहनी चाहिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ डीआई एक्टिविटी इंप्रूविंग और जो एनएवी एडजस्टमेंट होते हैं टिपिकली ईयर एंड पे। तो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट शुड डू वेल, बट ब्रॉडर यानी मेन इंडेक्स के लिए विच इज ईदर निफ्टी और द सेंसेक्स शायद रेंज बाउंड ट्रेड। तो फिर ये बताइए, ऐसे में नए इन्वेस्टमेंट आइडियाज आप सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को या वेट करने की सलाह दे रहे हैं? नहीं दीपाली जी, हमारी रणनीति है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में जितनी भी आई थिंक एक मैक्रो डेवलपमेंट्स है वो मार्केट पचाते जाएगा। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तीसरी तिमाही के नतीजे 1st वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और बजट सत्र जो 1 फरवरी को बजट आएगा उसके लिए आई थिंक एक्सपेक्टेशन बांध के चलेंगे, वहां पे आई थिंक एक अच्छा खासा सेक्टर स्पेसिफिक ध्यान रहेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, जो गवर्नमेंट साइड से स्पेंडिंग आएगी, डिफेंस एज अ सेक्टर जहां पे अच्छी खासी स्पेंडिंग आ सकती है गवर्नमेंट साइड से, और जो चाइना +1 थीम्स है सिलेक्टिवली, अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें, और जो एक इन्फ्लेशन हेज की तरफ से खड़ा होता है, जो आईटी सेक्टर बहुत बढ़िया आज परफॉर्म कर चुका है, मुझे लगता है वहां से भी अर्निंग्स का जो तड़का है वो कंटिन्यू होना चाहिए। और इन्फ्लेशन के जो रिस्क है ग्लोबल मार्केट्स को, वो आईटी सेक्टर बखूबी आई थिंक हेज के तौर पे आई थिंक खड़ा उतर आता है। तो आई थिंक थोड़ा सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा, बट मुझे लगता है 1 से 2 हफ्ते में आई थिंक एज थिंग्स अनफोल्ड और मैक्रो डेवलपमेंट जैसे मार्केट फेस करेगा, बेहतरीन मौके मार्केट में आएंगे फॉर लॉन्ग साइड ऑन इन दीज सेक्टर।
शुक्रिया मयूरेश आपका ये राय देने के लिए, मार्केट्स पर क्विक कमेंट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए फोकस करेंगे ओमिक्रॉन पर और वहां से जुड़ी अपडेट्स पर। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 236 हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री आज एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। दीपाली नंदा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो इस मीटिंग पर ही फोकस करते हैं और उसके बाद ओवरऑल अपडेट समझेंगे दीपाली नंदा से। दीपाली, आज का एजेंडा क्या है? इस हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन शामिल होने वाला है, क्या डिटेल्स है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोविड की सिचुएशन पर हमने देखा था कि नजर रखे हुए थे, वो मीटिंग्स भी कर रहे थे। लेकिन अगर ओमिक्रॉन के खतरे की बात करें तो आज की जो बैठक है शाम को 6:30 बजे शुरू होनी है और ये पहली बैठक कहा जाएगा जिस पर मुख्य तौर पर ओमिक्रॉन पर ही चर्चा की जाएगी, क्योंकि इस वक्त देश के सामने सबसे बड़ा संकट है कि इस नए वेरिएंट से कैसे निपटा जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे, नीति आयोग के अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे, कुछ विशेषज्ञ भी शामिल रहेंगे। एक तरफ सभी राज्यों में किस तरह की स्थिति है इसका जायजा मंत्रालयों की तरफ से दिया जाएगा और वहीं विशेषज्ञों से प्रधानमंत्री सलाह मशवरा करेंगे कि इस वक्त किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं पूरी तरह से जो फोकस रहेगा वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने पर रहेगा। लगातार राज्यों से जो डिमांड्स आ रही हैं, केंद्र सरकार उस पर किसी भी तरह की कोई कसर ना छोड़े, वो डिमांड्स पूरी की जाए, इस पर चर्चा की जा सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि इस अहम समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश राज्यों के लिए कुछ खास दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। इसके अलावा आज केंद्र ने राज्यों को नए सिरे से भी निर्देश भेजे हैं। क्या खास कहा गया है राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा? देखिए, जब से ओमिक्रॉन के नंबर्स बढ़ रहे हैं लगातार केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों से बातचीत की जा रही है और जो रीसेंट निर्देश जारी किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, उसमें मुख्य तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस तरह से त्योहार है, क्रिसमस है, नए साल का मौका है, तो हर एक राज्य अपने स्तर पर सुनिश्चित करे कि इस मौके पर किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ओमिक्रॉन और कोविड के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए और उसमें अलग से क्लस्टर बनाया जाए और जितनी भी की जरूरत है वहां पर किया जाए। इसके अलावा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो आईसीयू बेड्स हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, इन सबको कंप्लीट करने के निर्देश आज एक बार फिर से केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को दिए गए हैं। तो अभी आज केंद्र सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह मीटिंग की है और पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शाम को बैठक में दी जाएगी। ठीक है, तो ये है ओवरऑल अपडेट। सावधान रहने की जरूरत है और जो जो अपडेट्स यहाँ पर आ रही हैं, नाइट कर्फ्यू लगाने से लेकर जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ओमिक्रॉन कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकता है और इसके लिए हम कितने तैयार हैं। इसी पर एक बड़ी बहस आज हम करेंगे आवाज अड्डा में शाम 5:57 पर। और नए साल से कारोबारियों पर जीएसटी कानून के तहत सख्त नियमों की गाज गिरने वाली है। अब कारोबारियों के लिए ना सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना मुश्किल होगा, बल्कि अगर रिटर्न भरने में चूक हुई तो टैक्स अधिकारी रिकवरी के लिए आपके दरवाजे पर धमक सकते हैं। यही नहीं, टैक्स अधिकारी के गलत असेसमेंट को चुनौती देने के लिए पहले 25% पेनल्टी एडवांस में जमा करनी होगी। पहली जनवरी से लागू हो रहे जीएसटी के 3 सख्त कानूनों की वजह से छोटे कारोबारियों की नींद उड़ गई है। हालांकि सरकार नए नियमों को जीएसटी चोरी और फर्जी बिलों पर नकेल कसने के मकसद से ला रही है। इसका ऐलान इसी साल बजट में किया गया था, लेकिन एमएसएमई कारोबारियों का कहना है कि नए कानून से परेशानी तो बढ़ेगी ही, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। आपसे अगर कुछ भी रिटर्न फाइल करते हुए कुछ भी गलती हो जाती है, फॉर एग्जांपल 1000 की जगह आपसे एक 0 और प्रेस हो गया, वो 10,000 हो जाता है, तो उसको करेक्ट करने का प्रोविजन नहीं है। और उस केस में होगा ये कि और एक क्लॉज ये भी है कि गवर्नमेंट हमारे पास रिकवरी एजेंट भेजकर उसकी रिकवरी करा सकती है, जो कि विच इज़ वेरी रॉन्ग लीगली ऑल्सो एंड मॉरली ऑल्सो एंड इन एवरी सेंस ऑफ द लाइफ, कि आप हमें करेक्ट करने का अपनी गलती को मौका नहीं दे रहे हैं और उसके लिए एजेंट भेज रहे हैं, जो कि अगेन इसको आप करप्शन को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे, बिकॉज वो आएंगे और हमसे फिर सेटलमेंट करेंगे कि नहीं आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, जो कि जनरली होता है आज तक। जो 1 जनवरी से रूल लागू होने जा रहे हैं उसमें ये दिया जा रहा है कि आप अपील के लिए 25% जमा देना होगा, जबकि 10% का इसमें प्रोविजन था पहले, तो वो उसको कम किया जाए। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी अगर
परचेजर अगर सेल करने वाला डिफॉल्टर होता है तो उसका खामियाजा परचेजर क्यों भुगते? तो इसके लिए भी सरकार सोचे, आर्थिक बोझ कम डाले। अभी जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर सेलर ने अपने मासिक रिटर्न में सेल डिटेल्स नहीं डाला तो बायर का इनपुट टैक्स क्रेडिट रुक जाएगा। दूसरा, GSTR 1 और 3B में गड़बड़ी होने पर बिना नोटिस अधिकारियों को रिकवरी करने का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही अगर कारोबारी को टैक्स अधिकारी के गलत असेसमेंट को चुनौती देनी है तो सबसे पहले 25% पेनाल्टी की रकम विभाग में जमा करानी होगी। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक कानून नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मान लीजिए MSME ने किसी बड़ी कंपनी को 100 रुपए प्लस 18 रुपए की चीज बेची है, तो सामने वाली पार्टी को क्रेडिट जब दिखेगा तभी वो 18 रुपए देगी। तो इसकी वजह से जो उनका 18 रुपए का पेमेंट है, बड़ी पार्टी 100 रुपए तो आपको दे देगी MSME को, लेकिन जो 18 रुपए है उसको वो रोक कर चलेंगी और कहेंगी कि साहब जब आपकी रिटर्न भर जाएगी, जो कि आप क्वार्टरली भरते हो, तो जब आप टैक्स पे कर दोगे तभी मैं आपके 18 रुपए आपको दूंगी। तो इससे कैश फ्लोज का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है MSME सेक्टर को। नए कानून से क्वार्टरली रिटर्न भरने वाले छोटे कारोबारियों की दिक्कतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए हर महीने रिटर्न भरना जरूरी होगा। वहीं रिटर्न में एक बार गड़बड़ी हो गई तो सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। कारोबारी सरकार और GST काउंसिल से नियमों पर पुनर्विचार की अपील कर रहे हैं। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। और इसी के साथ रुकने एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें। आप देखते रहिए आवाज समाचार। तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 102 रुपीस पर स्क्वायर फुट। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017